आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की हेडलाइंस। दोस्त, मिस्र ने ही खोल दिया इजराइल का झूठ। सुरंगों पर इजरायली दावों को बताया कोरी अफवाह, कहा अपनी नाकामयाबी छुपा रही आईडीएफ। हमास को मिला नया चीफ, मोहम्मद इस्माइल दरवेश संभालेंगे हानिया की कुर्सी। इजराइल के पास दरवेश की तस्वीर तक नहीं। हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजराइल को बना डाला फायरिंग रेंज। ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों में कई इजरायली फौजी जख्मी, कई की हालत नाजुक। आयरन डोम बना सफेद हाथी। रूस देगा ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम। इजराइल में बड़ी बेचैनी, हिंदी मीडिया में मचा रेड लाइट रोना। और गाजा के साथ वेस्ट बैंक में भी इजरायली बमबारी का दौर हुआ तेज। आज वेस्ट बैंक में 8 फलस्तीनियों की हुई मौत। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में हूं आदिल खान आजाद। आज है 6 अगस्त 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं खबरों का ये सफर तफसील से, और शुरू से आखिर तक बड़ी ही अहम खबरें हैं। आज आखिर तक देखिएगा। इजराइल का झूठ एक बार फिर से पकड़ा गया है और इस बार उसके ही दोस्त मिस्र यानी कि इजिप्ट ने उसे शर्मिंदा किया है। बोले है भाई कुछ भी। दरअसल इतवार को इजरायली फौज ने कहा था उसने मिस्र के साथ लगती हुई गजा पट्टी की सरहद पर, बॉर्डर पर कुछ अंडरग्राउंड टनल रूट्स यानी कि अंडरग्राउंड सुरंगों वाले रास्ते जो हैं वो खोज निकाले हैं। इजरायली फौज का दावा था कि इन्हीं सुरंगों से मिस्र के जरिए हथियार हमास तक पहुंचते थे और हमास के लड़ाके इन्हीं सुरंगों के जरिए मिस्र में जाते थे। इनमें एक सुरंग की तस्वीर दिखाकर आईडीएफ ने यह दावा किया था कि ये इतनी चौड़ी है कि इसमें से भारी भरकम गाड़ी भी गुजर सकती है। अब मिस्र ने इजराइल के इसी दावे को झूठ बताया है कि यार खामखा हम तुमसे दोस्ती निभा रहे हैं और तुम झूठ पे झूठ फेंके चले आ रहे हो। फेंकू हो गए हो क्या? मिस्र के सरकारी मीडिया चैनल अल काहिरा न्यूज ने तथाकथित फिलाडेल्फी कॉरिडोर में सुरंगों के वजूद को लेकर इजरायली दावों को खारिज कर दिया। मिस्र के एक जाने माने सोर्स का हवाला देते हुए चैनल अल काहिरा ने कहा कि यह गजा में अपनी नाकामयाबियों से ध्यान हटाने और गजा में अपने जुल्म को जायज ठहराने की एक इजरायली चाल है, इसके सिवा कुछ नहीं, ताकि इजराइल फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जा जमाए रखे। वो ये कहे कि भैया टनल्स हैं, हमास आ सकता है, इसलिए हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर में रहेंगे ताकि टनल भी बंद करेंगे और फिर यहां निगरानी करते रहेंगे। अल काहिरा न्यूज ने कहा कि इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर ऑपरेशनल टनल्स का सबूत नहीं दिया है और सियासी मकसदों के लिए झूठे दावों को फैलाने के लिए वो गजा में बंद सुरंगों के वजूद की ऐसी बातें कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। जंग के आसार के बीच हिजबुल्लाह ने आज इजराइल पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। लेबनान के हिजबुल्लाह ने मंगलवार को उत्तरी इजराइल के मिलिट्री बेसिस पर ड्रोन से हमले किए। इनमें 6 से या 7 से ज्यादा लोग घायल हो गए, ये बताया जा रहा है। तमाम सेटलर्स और इजरायली फौजी हैं। घायलों में से 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर क्या कहती है? इस अखबार ने यह बताया है कि हिजबुल्लाह के हमले में 7 इजरायली जख्मी हुए हैं, 2 बेहद नाजुक हैं। ये भी वही बात कह रही है। ये हमले इतने खतरनाक थे हिजबुल्लाह के कि कई जगह आग लग गई, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और एक ड्रोन तो बीचों बीच हाईवे पर गिरा, जिसका वीडियो मैं आपको दूसरे चैनल में दिखाऊंगा। इस ड्रोन के गिरने से कुछ सेटलर्स जो सड़क से हाईवे से जा रहे थे कार लेकर, वो जख्मी हो गए। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। कमाल ये है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे लोग आयरन डोम के नाम से जानते हैं, वो फिसड्डी साबित हुआ, सफेद हाथी निकला। सिर्फ एक ही ड्रोन हिजबुल्लाह का गिरा पाया। इसकी इत्तला भी खुद इजरायली अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल ने दी कि हिजबुल्लाह ने तो ढेर सारे ड्रोन दागे और हमारा आयरन डोम सिर्फ एक ड्रोन गिरा पाया। खैर कोई बात नहीं। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इजराइल में गोलानी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर और कब्जे वाले एकर नाम के इलाके के शुमाल में वाक़े श्रागा बैरक को टारगेट किया गया था। कामिकाजे ड्रोन्स के एक स्क्वाड्रन के साथ हिजबुल्लाह ने इस इलाके पर हवाई हमला किया था। इससे पहले बैरूत के साउथ में क्या हुआ था आप सबको पता है। वहां बैरूत के बाहर कस्बे दाहिया पर इजराइल ने हमला किया था और हिजबुल्लाह के सीनियर मिलिट्री कमांडर फौज शोकोर और 7 लेबनानी नागरिकों को मार दिया था। इस हमले के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टेंशन बढ़ गई। हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं हसन नसरल्लाह, उन्होंने कहा सही वक्त पर सही जगह पर जवाब हम तुम्हें देंगे, बदला लेंगे। फिलहाल ये हमला उस बदले का पार्ट नहीं है, ये साफ किया गया है। ये हिजबुल्लाह के रूटीन हमले हैं जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। बढ़ते आगे। इजराइल पर ईरान के हमले का काउंटडाउन जारी है। आने वाले कुछ घंटे काफी ज्यादा अहम होंगे। अंदेशा यह है कि ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। आप कहोगे आदिल यही बात तुम कल कर रहे थे। भैया जैसी खबर है वैसी दे रहे हैं, हम क्या करें, पेट से थोड़ी ना दे रहे हैं। हर रोज कह रहे हैं कि कुछ घंटों में हमला होगा तो हम वही बता देते हैं। ईरान की हो तो जाएगा, फिर मत कहना नहीं बताया था। ईरान की इस तैयारी में
उसे सबसे ज्यादा उसके खास दोस्त रूस से मदद मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने ईरान को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ रडार डिवाइसेस भी मुहैया कराए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने रूस से और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम मांगे कि भैया हालात कशीदा है। हालांकि ईरान के पास पहले से ही रूस में बने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जो काफी हैं, लेकिन फिर भी ईरान को बड़ी जंग के लिए बड़ा माल चाहिए। इस खबर से हिंदी मीडिया में रेड लाइट रोना मचा हुआ है। इस्माइल हानिया की मौत के लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। यही वजह है कि वो इजराइल से बदला लेने की तैयारी में जुटा है। लेकिन भारतीय मीडिया कह रहा है कि छोड़िए, अपना ही तो साथी थे, हम भी तो इनके साथ थे, ये हमारे साथ थे नहीं थे, कोई बात नहीं। पड़ोसी मुल्क की बात कर ले रहे हैं, बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना कुछ दिनों तक हमारे इंडिया में रहेंगी। उनके जो ब्रिटेन में पनाह मिलने का चुकचुका चल रहा था वो फिलहाल थम गया है, उम्मीद टूट गई है, क्योंकि वहां की हुकूमत जो है नई वाली लेबर वाली हुकूमत, लेबर पार्टी की, उसने ऐसे सिग्नल्स दिए हैं कि ब्रिटेन पहुंचने पर उनके खिलाफ बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसको लेकर ब्रिटेन में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। शेख हसीना ने कहा कि भाई ऐसा ना हो कि आसमान से घिरे खजूर में अटके इंडिया में रहते हैं, पहले भी रह चुके हैं। फिलहाल शेख हसीना को सेफ हाउस में या सेफ जगह पर पहुंचा दिया गया है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने वहां की संसद भंग कर दी है, यानी कि बांग्लादेशी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट लीडर्स, उन्होंने ही कहा था, अल्टीमेटम दिया था, आज कर दो वरना फिर समझ लेना। अब देश की जो एक और एक्स पीएम है खालिदा जिया, वो जेल में थी, उन्हें रिहा कर दिया गया है। यह अपने आप में एक दिलचस्प पहलू है। लोग इसे अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने भी समझा कि क्या बांग्लादेशी आर्मी बेगम खालिदा जिया को आगे करके खुद पीछे से कठपुतली हुकूमत चलाना चाहती है, या आर्मी का मंसूबा कुछ दिन बाद बांग्लादेश में नए इलेक्शन करवा के बांग्लादेश को डेमोक्रेसी की राह पर ही आगे बढ़ाने का है। पता नहीं, ये तो आर्मी की नीयत जब खुलेगी तब पता चलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बीच में एक खबर पड़ोस की दी थी, वापस मिडिल ईस्ट में आते हैं क्योंकि सारी हैपनिंग वही है। सऊदी अरब के अल अरेबिया न्यूज चैनल ने कुछ अननोन सोर्सेज का हवाला देते हुए बताया है कि हमास की पॉलिटिकल विंग, उसके चीफ इस्माइल हानिया के जो उत्तराधिकारी हैं, सक्सेसर हैं, वो मोहम्मद इस्माइल दरवेश होंगे। ये खबर तमाम इजरायली अखबारों ने अभी अभी छापी है। वैसे भी इजराइल से ज्यादा और कौन जानना चाहेगा कि हानिया के बाद उनके सबसे बड़े दुश्मन का नाम क्या है। अब सोर्सेस का यह कहना है कि कतर में रहने वाले मोहम्मद इस्माइल दरवेश उर्फ अबू उमर हसन नए इलेक्शन होने तक हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो को लीड करेंगे। उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि वो हमेशा भीड़ भाड़ से दूर रहे हैं। मोहम्मद इस्माइल दरवेश ने हमास की धार्मिक परिषद यानी कि हमास की रिलीजियस काउंसिल में काफी अहम रोल निभाते हुए बहुत सारे काम किए हैं। उनके बारे में फिलहाल इजराइल को भी ज्यादा जानकारी, ज्यादा मालूमात नहीं है। शायद ज़ायनी हुकूमत के लिए ये फायदे की बात नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि उनका दुश्मन क्या है, कौन है, कैसा दिखता है, कैसा चलता है। कमाल तो यह है कि तमाम ज़ायनी अखबारों ने उनकी खबर तो छापी, येदियोत ने, टाइम्स ऑफ इजराइल ने, अलाने ने, फलाने ने, ढिमके ने, भिमके ने, सब ने छाप दी, लेकिन किसी के पास तस्वीर नहीं थी, बस हेडलाइन थी। यानी दरवेश कैसे दिखते हैं किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता, बहुत ढूंढा नहीं मिली तस्वीर। चलिए खबर दिखाते हैं। अब अगली लाइव खबर यह है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वाले राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास साहब, जिनसे आप लोगों को बड़ा इख्तलाफ है, पता नहीं क्यों है, हर किसी के पॉलिटिकल बेनिफिट होते हैं, इनके भी हैं। कुछ मुर्दारी में जीते हैं, कुछ मर्दानगी में जीते हैं, इन्होंने अपना रास्ता इख्तियार किया है। अब कुछ लोग होते हैं जिनकी पूछ उठाओ मर्द निकलते हैं, कुछ मादा निकलते हैं, तो ये तो कुदरत है। आप पसंद नापसंद आपकी है, हम तो खबर दिखाते हैं, आप तय कर लीजिएगा। हानिया असैसिनेशन एम टू प्रोलॉन्ग गाजा वॉर। महमूद अब्बास ने कहा है कि हमास की चीफ हानिया का कत्ल इस गजा की जंग को लंबा खींचने के लिए किया गया है। कोई फैसला हो जाए इसके लिए नहीं, बल्कि ये गजा की जंग को और बढ़ाकर लंबा खींचने का प्लान है, इसीलिए किया गया है। ये तो हम लोग भी पहले से कह रहे थे, जब तक जंग चलेगी तब तक तेरे पांव चलेंगे, तब तक नेतन्याहू की कुर्सी चलेगी और नेतन्याहू जेल में जाने से बचेगा। और वरना जेल में जाना होगा, जेल की रोटी खाना होगा, जेल का पानी पीना होगा। ये सब नेतन्याहू को पता है। बढ़ते हैं आगे। इजराइल के मेरे खबरें देने का अपना तरीका है, जिसको बुरा लगे छोड़ दीजिएगा, मुझे बख्श दीजिएगा। इजराइल किल्स 8 इन वेस्ट बैंक अमिड वायलेंट रेड्स बाय IOF। इजराइल की जो एयरफोर्स है उसने
और जो उनकी पैदल सेना है उसने वेस्ट बैंक में कहर बरपा रखा है। और अब वेस्ट बैंक में भी वही सब कुछ देखने को मिल रहा है जो गजा में देखने को मिला। वेस्ट बैंक में होने का मतलब है बहुत बड़ी तबाही। 305 दिन हो चुके हैं गजा की जंग को। 39,653 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं और 91,535 जख्मी हैं। ये गजा का हाल है, बता देना जरूरी है ताकि आपको याद रहे। अब जो है बहुत सी चीजें जो हैं वो बदल रही हैं और मैं उसे कुछ दो खबरें आपको और बता देता हूं। ये तस्वीर देखिए, थर्ड टेम्पल लिखा हुआ है, तीसरा मंदिर किसका आपको पता है? सोलोमन टेम्पल बनाएंगे वहां, जो भी है, ये तीसरा है। इसके लिए इन्होंने ये जो है एक बैनर लेकर खड़े हुए इजरायली फौजी गजा के अंदर, और इसके बारे में खबर दी है द कुद्स न्यूज नेटवर्क ने, जो कि गजा का, फलस्तीन का, आप किसी का उसको कहें। इन्होंने लिखा है कि थर्ड ज्यूइश टेम्पल बनाएंगे ये गजा में। ये एडवोकेट मतलब उसकी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन बनाएंगे कहाँ? मस्जिद अल अक्सा को शहीद करके उसके खंडर पर, उसके मलबे पर थर्ड टेम्पल बनाने का इनका ख्वाब है। इजरायलियों का, यहूदियों का, खास तौर से ज़ायनियों का देखिए, फिलहाल आपको पता है कि जब इस्माइल हानिया का कत्ल हुआ तो उनकी उस कत्ल की मजम्मत और हानिया की तारीफ में न जाने कितने लोगों ने पोस्ट की सोशल मीडिया पर। फेसबुक पर सुना है कि पोस्ट उड़ गई या गायब कर दी गई। बहुत मोहब्बत है फेसबुक के मालिक को इजराइल से, और इजराइल का दुश्मन उनका दुश्मन ऐसे माना जाता है, लोग कहते हैं। आपने मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर की भी पोस्ट उड़ा दी थी। अब मेटा जो है फेसबुक की कंपनी, मार्क जुकरबर्ग की माफी मांगी है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से। कहा है जी माफ कर दो, गलती हो गई। अनवर इब्राहिम जो प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया की, उनकी पोस्ट उड़ा दी गई थी इस्माइल हानिया के फेवर में। अरे इस्माइल हानिया आपके लिए कुछ है, दुनिया के लिए कुछ है। आपके नजरिए से दुनिया नहीं चलती। अमेरिका दुनिया नहीं है, अमेरिका भगवान नहीं है। वो जिसको टेररिस्ट बोल देगा टेररिस्ट। जब तक सोवियत से लड़ रहे थे तो तालिबान मुजाहिदीन थे, उन्हें भी मुजाहिदीन कहते थे, तालिबान भी कहते थे। मुजाहिदीन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में थे वो सब वगैरह, और बाद में वो टेररिस्ट हो गए। अपने साथ हैं तो मुजाहिदीन हैं, अपने साथ हैं तो बाकी हैं जो राइट रखते हैं सत्ता पाने का, लेकिन अपने साथ नहीं है तो वो टेररिस्ट है। मेरे मुंह से कभी कुछ लफ्ज जल्दबाजी में गलत निकल जाए या मैं कुछ जरा सा कुछ गलत बोल दूं तो उसे माफ कर दिया करें। मैं लाइव पढ़ता हूं, कभी स्क्रिप्टेड नहीं पढ़ता, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा हो जाता है। तो जब लाइव पढ़ा करूं तब मुझे थोड़ा सा माफ रखा। मैं जानता हूं ये गुनाह है, लेकिन फिर भी आप लोग से मोहब्बत बहुत है और आप लोग मुझसे करते हैं तो थोड़ा माफ कर दिया करें। बाकी तो अब मैं किसी को कुछ कहूंगा नहीं। शुक्रिया। QR कोड आप देख रहे थे, आप इस पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सलामत रहिए।